हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बुक के बारे में डिटेल में एनालिसिस करूंगा। बुक का नाम है द ब्रेन बाय डेविड ईगलमैन। तो बुक का जैसा कि टॉपिक है, ये टॉपिक ही अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ब्रेन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन हमारा कितना ज़रूरी है। दुनिया में जो सारे मज़े हैं वो दिमाग के ही हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलो के आसपास वेट होता है, 1400 ग्राम के आसपास। और ये इतना ज़्यादा कमाल की चीज़ है कि अगर ये नहीं रहे तो हमारी डेथ हो जाती है। मतलब अगर आप देखोगे जो मेडिकल साइंस में क्लिनिकल डेथ तभी मानी जाती है जब इंसान ब्रेन डेड होता है। अब ये इतना मिस्टीरियस भी है। इनफैक्ट अगर हम सारे ह्यूमन ऑर्गन्स को देखें, जितना हमारे पास किडनी है, लिवर है, हार्ट है, सबसे कम जो समझ है अभी साइंटिस्ट की वो ब्रेन की है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो डेविड ईगलमैन ने, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो ब्रेन की मिस्ट्री है उसको थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करी है इस बुक में। थोड़ा सा पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बताता हूँ, फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। डेविड ईगलमैन एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने काफ़ी और भी बुक्स लिखी हुई हैं और BBC पे ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, द ब्रेन करके। ठीक है, तो बहुत लोग जो बुक नहीं पढ़ना चाहते या जो बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है वो उस डॉक्यूमेंट्री को भी देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, सीधा बुक्स पे आता हूँ। इस बुक में क्या उन्होंने बताया, स्टार्टिंग ये करते हैं, ये बताते हैं कि जैसे कि अगर आप एनिमल किंगडम में देखोगे, जो मैमल्स हैं और जैसे कि डॉल्फिन्स हैं, वो कहते हैं कि डॉल्फिन जब पैदा होती है तो वो स्विमिंग करते हुए पैदा होती है। जो जेब्राज होते हैं, जेब्राज पैदा होने के 45 मिनट के अंदर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। बट जो इंसान का बच्चा है उसको बहुत टाइम लगता है, उसको बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। उसको 2 से 3 साल लगते हैं ठीक से डेवलप होने में, उसको केयर चाहिए पेरेंट्स की। इंसान का बच्चा इतनी जल्दी इंडिपेंडेंट नहीं होता जितना कि बाकी मैमल्स के हो जाते हैं। उसका इन्होंने रीज़न बताया है। उसका रीज़न ये बताते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना, जो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया डॉल्फिन का, जीब्रा का, ये हार्डवायर्ड है। हार्डवायर्ड का मतलब क्या होता है कि जो जानवर होता है ना, वो अपने एनवायरनमेंट के अलावा और कहीं जिंदा नहीं रह सकता। जैसे डॉल्फिन को अगर आप बाहर निकाल दोगे पानी के तो वो मर जाएगी। जीब्रा एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही जिंदा रहता है, अगर वो किसी और एनवायरनमेंट में चला जाए तो जो जेब्रा है वो मर जाएगा। ठीक है, तो जानवर जो होते हैं एक पर्टिकुलर एक एरिया में ही सर्वाइव कर सकते हैं, अगर उनको हम कहीं और भेज दें तो वो मर जाते हैं। बट इंसान ऐसा नहीं है। इंसान किसी भी एनवायरनमेंट में, कहीं पे भी, पूरी दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो हार्डवायर्ड है। हार्डवायर्ड का मतलब क्या है, जो इनका ब्रेन है ना वो प्री प्रोग्राम्ड है। मतलब जैसा ब्रेन बचपन में है बिल्कुल वैसा ही इनका बुढ़ापे तक रहेगा। जानवर का कोई चेंज नहीं आएगा, प्री प्रोग्राम्ड है, कोई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जो इंसान का ब्रेन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जब वो कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरू के 3 साल उसको पेरेंट्स की केयर की क्यों जरूरत है, क्यों वो एनिमल्स की तरह इतनी जल्दी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, क्योंकि शुरू के 3 साल में बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत तेजी से डेवलप होता है। डेवलप किस सेंस में होता है, देखो एक बच्चे, हमारे ब्रेन की जो बेसिक यूनिट होती है, थोड़ा सा आपको बायोलॉजी बताता हूँ। ब्रेन हमारा चलता है न्यूरॉन्स के ऊपर। जो ब्रेन की सबसे फंडामेंटल यूनिट है वो है न्यूरॉन। जैसे आपके घर की सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, एक पत्थर, ब्रिक, ईंट, ऐसे ब्रेन की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है न्यूरॉन। तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक पैदा हुए बच्चे में और एक एडल्ट में सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है जैसे एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, तो ये न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन आपस में, इनके बीच में कनेक्शन बनता है, इसको सिनेप्स बोलते हैं। आपस में न्यूरॉन कनेक्शंस बनाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो बच्चा जब पैदा हुआ है ना, तो शुरू के 3 साल वो बहुत तेजी से, बहुत फास्ट कनेक्शंस बनाता है। न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स बहुत सारे हजारों न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शंस बनते हैं न्यूरॉन्स के बीच में, ये शुरू के 3 साल में बहुत फास्ट बनते हैं, बहुत तेज बनते हैं। इसीलिए बच्चे को शुरू के 3 साल में, ह्यूमन के बच्चे को, पेरेंट्स की केयर की बहुत जरूरत है। ठीक है, इसीलिए इसको लाइव वायर्ड बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो पैदा होने से लेके 3 साल तक उसमें बहुत फास्ट कनेक्शन बनते हैं। उसके बाद 3 साल के बाद क्या होगा, जिस डायरेक्शन में बच्चा सोचेगा या काम करेगा वो वाले कनेक्शन स्ट्रांग होते जाएंगे, बाकी कनेक्शंस हट जाते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले ये, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, उसको ईजी करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मैं कार चलाता हूँ।
ठीक है। तो कार चलाने के लिए ना पर्टिकुलर एक, जैसे न्यूरॉन से न्यूरॉन कनेक्ट है तो एक पाथवे बनता है ब्रेन में। तो अगर मैं कंटिन्यूसली कार चलाते जाता हूँ, कार चलाता जाता हूँ, रोज रोज कार चला रहा हूँ, रोज रोज कार चला रहा हूँ, तो मेरा एक पर्टिकुलर जो पाथवे है न्यूरॉन्स के बीच का वो स्ट्रांग हो जाएगा, और बाकी जो चीजें मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो वाले मेरे जो पाथवेज हैं वो वीक हो जाएंगे। तो एडल्ट तक आते आते कुछ पाथवेज जो मैंने यूज नहीं करे हैं वो हट जाएंगे, और जो पाथवेज मैंने ज्यादा यूज किए हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं पेंटिंग करता हूं, या मैं बुक्स रीड करता हूं, या मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता हूं, तो मेरा ये वाला जो पाथवेज है न्यूरॉन के कनेक्शंस के, ये स्ट्रांग होते जाएंगे। जो बाकी के हैं वो जो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा, या जैसे मान लो मैं और कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा हूं, तो वो वाले पाथवे मेरे वीक होते जाएंगे। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है, वो इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन फ्लेक्सिबल है। इसको उन्होंने बोला है कि ह्यूमन ब्रेन क्या है, लाइव वायर्ड है। एनिमल्स का ब्रेन क्या है, हार्ड वायर्ड है। एक बार जैसा ब्रेन हो गया वैसा ही रहेगा एंड तक। लेकिन ह्यूमंस का ब्रेन ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली वो मोल्ड होता है, वो फ्लेक्सिबल ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं, जैसे टीन्स होते हैं, टीन्स क्या होते हैं, टीन एज में इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, और उसका कंट्रोल अपने इमोशंस पे कम होता है। और जैसे जैसे वो कहते हैं ब्रेन की जो रियल मैच्योरिटी होती है वो 25 साल की एज में आके होती है। 25 साल से पहले तक क्या होता है, देखा ना आपने, हम जो टीनेजर्स हैं या जो बहुत यंग में होता है आदमी, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, रैश ड्राइविंग करते हैं या और रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की मैच्योरिटी है वो 25 साल की एज में जाके हिट होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि जो हमारा रैशनल ब्रेन है, जो सोचने वाला पार्ट है, प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन का, मैच्योरिटी का, उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो 25 साल की एज में जाके मैच्योर होता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि 25 साल में अगर मैच्योर हो गया तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वो कहते हैं जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक इंसान का ब्रेन फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। इस टर्म को बोला जाता है प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन। तो कहते हैं ब्रेन हमारा मरते एंड तक हमारा प्लास्टिक है, वो चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप यंग होते हैं तो जल्दी फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, बाद में जाके थोड़ा रिजिड हो जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं, इन्होंने बताया कि ब्रेन हमारा प्लास्टिक कैसे है, इसका एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। ये कहते हैं कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन था, एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन में देखा गया कि एक ओमेगा का साइन था। उनका ब्रेन को जब निकाला गया ना तो देखा गया उनके ब्रेन में एक ओमेगा का साइन था। वो साइन क्या था कि बहुत कम लोग जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन बजाते थे। वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो लेफ्ट हैंड से बजाते थे। तो उनके जब वो लेफ्ट हैंड से कंटिन्यूसली डेली वायलिन बजाते थे तो उनके ब्रेन में कुछ चेंजेस आ गए थे। जो हिस्सा उससे कनेक्टेड था लेफ्ट हैंड से वायलिन बजाने के, उससे उनके ब्रेन में एल्बर्ट आइंस्टाइन के चेंजेस आ गए थे, ठीक है। तो ऐसे वो बताते हैं कि जो आप काम करते हो उससे आपके ब्रेन में चेंजेस आते हैं। एग्जांपल के लिए उन्होंने बोला, ऐसे लंदन में ये देखा गया 4 साल तक लंदन में बहुत सारे कैब ड्राइवर्स को लिया गया और उनको बोला गया कि आप जो सड़कें हैं ना पूरे लंदन की, उनको मेमोराइज करो। अब 4 साल तक ऑब्वियसली आप सड़कें मेमोराइज करोगे, एड्रेस मेमोराइज करोगे, एक एक चीज़ कि कौन सा पेड़ कहाँ है, कौन सा घर कहाँ पे है, ये बहुत ही क्या है, बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन 4 साल में जब उन कैब ड्राइवर्स ने वो चीज़ करी तो उनका जब ब्रेन स्कैन किया गया, ब्रेन की स्कैनिंग होती है, एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं fMRI, ठीक है। तो fMRI जब स्कैन करे गए तो देखा गया जो उनके जो कैब ड्राइवर्स थे ना 4 साल में, जिन्होंने इतना ज़्यादा मेमोराइज कर लिया, उनके ब्रेन में स्ट्रक्चर में उनके ब्रेन के चेंजेस आ गए थे। तो क्या होता है, लाइफ लॉन्ग जो चीज़ें आप करते हो ना उससे आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जो भी आप कर रहे हो, आप कौन सी मूवीज देखते हो, आप कौन से गाने सुनते हो, आप यूट्यूब पे क्या देखते हो, आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आप किन लोगों से बात करते हो, आप किस तरह की कॉन्वर्सेशन करते हो, आप किन लोगों को सुनते हो, हर चीज़ का, हर एक्सपीरियंस का आप पे इम्पैक्ट है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको मूवीज, गाने, वीडियोस, दोस्त कौन से हैं, कॉन्वर्सेशन कैसी है, कैसी करनी है। तो अब हर चीज़ तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चूज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा कुछ चीज़ों में आपको डेलिब्रेट होना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़, हर एक एक्सपीरियंस लाइफ में जो भी आप कर रहे हो वो आपके ब्रेन को चेंज कर रहा है, वो आपके ब्रेन पे एक इम्पैक्ट छोड़ रहा है, ठीक है। और जो चीज़ आप कंटिन्यूस करते जाते हो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा डीप होता है, उससे फिर ब्रेन में आपके चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया। फिर आगे बात करते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। वो कहते हैं कि अगर हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाए ना तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। जैसे कि जो आज मैं समझ रहा हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं साहिल हूँ, अगर मेरे ब्रेन का कोई हिस्सा अगर डैमेज हो जाए, ठीक है, किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से, तो मेरी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। अब जैसे इसका एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक बंदे एग्जाम्पल दिया, उसका नाम था विटमैन। विटमैन ने क्या किया था, अपने बीवी को मार दिया, अपने बच्चों को मार दिया, और यूएस में था, यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे जाके उसने 10 लोगों को मार दिया। इवेंचुअली पुलिस ने उस बंदे विटमैन को ही मार दिया। पुलिस जब उसके घर पे आई तो एक लेटर लिखा था विटमैन ने, तो उस लेटर में विटमैन ने लिखा था कि मुझे मालूम नहीं
कि आजकल क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं और मुझे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, तो मैं चाहता हूँ मरने के बाद मेरे ब्रेन की ऑटोप्सी की जाए। ऑटोप्सी में क्या होता है, मरने के बाद आपका जब आप मर जाते हो तो उसके बाद ब्रेन को जो आपकी बॉडी है उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो विटमैन ने एक लेटर में लिखा था कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे ब्रेन की थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए। तो जैसा कि बोला था, साइंटिस्टों ने विटमैन के ब्रेन को रिसर्च करा और देखा गया कि ब्रेन में उनके एक ट्यूमर था, और वो जो ट्यूमर था वो उनका ब्रेन का एक हिस्सा था, उसको बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला रिस्पॉन्सिबल होता है फियर और एग्रेशन के लिए। तो वो जो ट्यूमर था वो उनके ब्रेन के हिस्से एमिगडाला को दबा रहा था। अब क्योंकि फियर और एग्रेशन वाला हिस्सा उनका ठीक से काम नहीं कर रहा था क्योंकि ट्यूमर उन्हें दबा रहा था, तो इस तरह से उनकी जो पर्सनैलिटी है विटमैन की वो चेंज हो गई। उन्होंने अपनी बीवी को मार दिया, बच्चे को मार दिया, बाहर जाके 10 लोगों को मार दिया। तो कहने का मतलब यार ये है कि अगर आपके ब्रेन में थोड़े से भी चेंजेस आ जाए ना तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है किसी इंसान से, अगर आज ब्रेन में चेंजेस आ जाए तो अनफॉर्चुनेटली वो कुछ और भी हो सकता है, पूरी पर्सनैलिटी चेंज भी हो सकती है। वो उसी इंसान को मार सकता है जिससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होगा और उसे खुद नहीं मालूम पड़ेगा क्या हुआ। तो ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने विटमैन का दिया है। इसी तरह से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कई लोगों को जब आगे जाते हैं बुढ़ापे में तो कुछ डिसीज़ होती हैं, एल्जाइमर्स होता है, पार्किंसन होता है, डिमेंशिया होता है, तो इनकी वजह से भी कहते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ब्रेन में तो आदमी की पर्सनैलिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो कहते हैं आप क्या हो, ये बहुत हद तक इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका ब्रेन किस तरीके से स्ट्रक्चरली काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है या पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं उसमें। ठीक है, तो फिर ये उन्होंने बताया। फिर ये बता रहे हैं कि जैसे कि अभी जब बात करते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में तो ये बताते हैं एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी तरीके का समझ लो मिर्गी का दौरा होता है। तो कहते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की एपिलेप्सी में क्या होता है कि बंदे को रिलीजियस एक्सपीरियंसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसका भी यहाँ मेंशन किया है। फिर इसके बाद ये बात करते हैं मेमोरी के बारे में। ये बताते हैं जो हमारी मेमोरी होती है ना, हम बहुत रिलाय करते हैं अपनी मेमोरीज के ऊपर, बट वो कहते हैं हमारी जो मेमोरीज हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। जब हम याद करते हैं ना अपनी पीछे की बातों को, अपनी पीछे की मेमोरीज को, तो हम एक्यूरेटली पूरा जैसा हुआ होता है उस टाइम पे जो हमारे दिमाग में मेमोरी बनी होती है वो एग्जैक्टली वैसे ही हम रिकॉल नहीं कर पाते। हमें लगता है हम एक्यूरेटली रिकॉल कर रहे हैं, बट वो एक्यूरेट रिकॉल होता नहीं है। बार बार वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है कि इंसान जब अपनी पुरानी मेमोरी को रिकॉल कर रहा है तो वो एक्यूरेट नहीं होती मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक वार्न कर रहे हैं कि जब नेक्स्ट टाइम आप बोलो ना हाँ मुझे 100% याद है, अरे मेरे को याद है पूरा, हम ऐसे करते हैं ना, अरे मुझे मालूम है ऐसा हुआ था, तो आपको लगेगा कि आप 100% ठीक से याद कर रहे हो, बट वो एक्यूरेट नहीं होता। हमारी मेमोरी की रिकॉलेशन में थोड़ा सा फ्लॉज होते हैं, कमियां आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये बात करते हैं जैसे कि ब्रेन को आप कैसे हेल्दी रख सकते हो और कैसे ब्रेन में जैसे क्योंकि जैसे एजिंग होती है ना, तो एजिंग के साथ साथ ब्रेन में कुछ क्या आप समझ सकते हैं कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने ब्रेन को यंग कैसे रखेंगे, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है साइंस के लिए कि हम अपने ब्रेन को लंबे टाइम तक यंग कैसे रखें। बॉडी के लिए तो हमें पता है कि हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, हम रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, बट ब्रेन को हम कैसे अपने यंग और हेल्दी रख सकते हैं, कुछ यहाँ पे उन्होंने बात की है। ये बोलते हैं अगर आप ब्रेन को यंग रखना चाहते हो तो आप नई स्किल सीखो, ब्रेन को ना कुछ चैलेंज दो, एक नॉवल स्टिमुलस दो। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने बोला क्रॉसवर्ड्स होते हैं, या कुछ नया रीड करो, बुक्स रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, वो बोलते हैं क्रॉसवर्ड्स खेलो, कोई नई स्किल सीखो, और लाइफ में आपके पास एक पर्पस होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पर्पस होगा तो आप खुश भी रहोगे और वो कहते हैं आप यंग भी रहोगे, और हमेशा आप बिजी रहो, अपने आप को बिजी रखो। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ये तरीके हैं ब्रेन को यंग रखने के और हेल्दी रखने के। फिर ये बोलते हैं कि ब्रेन पे नेगेटिव इंपैक्ट किन चीज़ों का आता है। यहाँ पे बोलते हैं लोनलीनेस का। अगर आप लोनली रहते हो, आप बहुत अकेले रहते हो, ठीक है, आप सोशली कंप्लीटली आइसोलेटेड रहते हो और आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, तो ये बोलते हैं कि ये चीज़ें ब्रेन पे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है, यहाँ पे बोलते हैं कि हम दुनिया, वो कहते हैं हर एक, देखो जितने एक तो ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं हर एक ब्रेन की ना एक इंटरनल वर्ल्ड भी है, हर एक ब्रेन का अपना एक खुद का इंटरनल वर्ल्ड है। हर एक आदमी दुनिया को बहुत एक यूनिक तरीके से देख रहा है, कहने का मतलब ये है। और वो कहते हैं कि जैसी रियलिटी होती है हम रियलिटी को वैसे परसीव नहीं करते, जैसी रियलिटी है हम उसको वैसा परसीव नहीं करते, हम रियलिटी को वैसे परसीव करते हैं जैसे हम खुद हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो यार अभी 3 कलर हैं, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। ठीक है, अब ये 3 कलर मैं आपको अलग अलग दिखाऊं, ऑरेंज दिखाऊं, वाइट दिखाऊं, ग्रीन दिखाऊं, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अरे कलर ही तो है। ठीक है, लेकिन अभी इन्हीं तीनों कलर को, ऑरेंज को, व्हाइट को, ग्रीन को मैं पर्टिकुलर पैटर्न में लगा दूं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, इंडिया का फ्लैग बन जाता है। अब जैसे ही आप उन कलर को देखोगे आपके दिमाग में एक इमोशन ट्रिगर होगा कि मेरा देश, मेरा कंट्री।
ठीक है, अब हुआ क्या है, तो वो कलर ही, अगर ऑब्जेक्टिवली देखने जाओ तो क्या है, पहले भी वो कलर था ऑरेंज वाइट ग्रीन, लेकिन पहले मैंने आपको अलग अलग दिखाया, अलग अलग थे, ऑरेंज यहाँ पड़ा है, व्हाइट यहाँ पड़ा है, ग्रीन यहाँ पड़ा है, आपको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इमोशन ट्रिगर नहीं हुआ, आपने नॉर्मल लिया। बट अभी जैसे ही मैंने उन तीनों को एक ऐसे एक पैटर्न में लगा दिया, ऑरेंज ऊपर व्हाइट बीच में ग्रीन नीचे, तो एकदम से ट्रिगर हुआ कि यार ये तो इंडिया है, ये तो मेरा देश है, मैं तो उससे प्यार करता हूं। अब एकदम से इमोशन ट्रिगर हो गए। ऑब्जेक्टिवली देखने जाओगे अभी भी वो कलर ही है, बट बिकॉज मैंने उसको एक पैटर्न दे दिया तो आपकी रियलिटी चेंज हो गई, आपका परसेप्शन चेंज हो गया। ऑब्जेक्टिवली अभी भी वो कलर ही है, बट आपके लिए रियलिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। तो अब आप इसको एक अलग तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। अगर मैं आपको मान लीजिए किसी एनिमी कंट्री का झंडा दिखा दूं, तो एकदम से क्या होगा, आपके अंदर फिर डिसगस्ट की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके अंदर हेट्रेड की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो एनिमी का झंडा भी क्या है, वो सिर्फ एक कलर का एक पैटर्न है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है सिर्फ कलर ही ऑब्जेक्टिवली, लेकिन आपके दिमाग में फीड है कि ये मेरे एनिमी कंट्री का झंडा है, तो एकदम से आपके अंदर एक हेट्रेड की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, डिसगस्ट की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिवली चीजें सिर्फ कलर्स हैं, लेकिन आपके इमोशंस अटैच्ड हैं। आपने एक अपने ब्रेन ने आपका ब्रेन एक स्टोरी में बिलीव करता है कि ये मेरा कंट्री है, मेरा प्यार है, ठीक है, और ये कंट्री एनिमी कंट्री है, तो आपके दिमाग में अलग टाइप की इमोशन और फीलिंग आना स्टार्ट हो गई। तो हो क्या रहा है, हम रियलिटी को वैसा परसीव करते हैं जैसा हम खुद होते हैं, जैसा हमारे ब्रेन ने हमें स्टोरी सुना रखी है, ना कि जैसा कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जैसा कि बाहर रियलिटी, क्योंकि बाहर कलर सिर्फ वेवलेंथ है और कुछ नहीं है, सिर्फ वेवलेंथ है। लेकिन हमारी स्टोरीज कुछ अलग चल रही है दिमाग में, हमारे दिमाग में नेशंस चल रहे हैं, हमारे दिमाग में एनिमी नेशंस चल रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा जो कनेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो गाइज ये था वीडियो पार्ट 1 मैंने यहाँ ख़त्म किया है। आगे मैं सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में इसके और पार्ट्स लेके आऊँगा। बाकी आप मेरे साथ अगर इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो ये पीछे दिए हुए यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, इस इंस्टाग्राम पे आईडी पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।